हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार पर्यावरण की सीरीज चलाई जा रही है। ऐसे में सीरीज का चौथा वीडियो है। 30 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं और फिर इसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सुपर फास्ट रिवीजन, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, तो सारा का सारा कंफर्मेशन आपको मिलेगा। पर्यावरण की सीरीज खत्म होगी, फिर इसके बाद आपको हिंदी की सीरीज चलाई जाएगी, फिर इंग्लिश की चलेगी, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्टर की चलेगी, फिर स्टैटिक जीके की चलेगी। तो इसी प्रकार के और प्रीवियस वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या सीधे से होम पर जाके वीडियो सेक्शन पे चुनें और वहाँ पर एक साथ पुराने वीडियो स्क्रॉल डाउन करते जाएं और उनका आनंद लेते जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इसके पहले जो सुपर टेट पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स से स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को। फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब पहला प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी कि चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती। तो दोस्तों, अगर बात करें चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, ये तीनों नहीं हैं। आपका सही हो जाएगा विशाखापत्तनम। देखिए, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। ठीक है। और खास बात करें तो माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह, माल का निर्यात, एक्सपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट करने में ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। इस गैस का जो उत्सर्जन है वाहनों से होगा, घरेलू ईंधन से होगा, औद्योगिक संस्थानों से होगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा ये उत्तरदायी भी है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो खनन अवशिष्ट जो है ये जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बाकी औद्योगिक अवशिष्ट कचरा हो गया, कृषि जनित कचरा अवशिष्ट हो गया, रेडियोधर्मी कचरा हो गया, ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल हैं जल प्रदूषण के लिए। अगला है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? बाढ़ की चेतावनी दोस्तों ये सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जारी की जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? तो देखा जाए जल संसाधनों का रखरखाव कार्य है, स्कूलों का निर्माण भी कार्य है, BPL लाभार्थी उनका सूची जारी करना, तैयार करना। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 66 नंबर लेते हैं, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर पर्यावरणीय अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप
कई प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, भू तो बाढ़ और सूखा, भूस्खलन इससे काफ़ी अलग रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है 67 नंबर का, देखें क्वेश्चन। कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल इत्यादि की आपूर्ति संभव की जाती है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान नहर के नाम से वैसे ही जानी जाती है, तो राजस्थान इससे लाभान्वित हुआ है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है दोस्तों? तो जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आकार में लगभग ये पृथ्वी के बराबर है और यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिखाई दे जाता है, इसलिए सुबह और शाम का तारा, भोर एवं सायं काल का तारा भी कहा जाता है। और यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है डी, तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई हो जाती है, जो लगभग 14,800 फीट है। और तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है? भूकंप हो गया, सुनामी, रासायनिक आपदा या भूस्खलन? तो सब में अप्रोप्रिएट है रासायनिक आपदा। जो रासायनिक आपदा है दोस्तों ये मानव जनित है, बाकी तो प्राकृतिक हैं। भोपाल गैस त्रासदी रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन आता है। मिथाइल आइसोसाइनेट है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। बात करें तो भोपाल गैस जो त्रासदी है, आपदा है, दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो बड़ी मात्रा में एक पेट्रो रसायन कंपनी थी, उसमें बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हो गया था, जिसको MIC भी कहते हैं। और इस रिसाव या लीकेज के परिणाम स्वरूप हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ऊपर आपको बताया था। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, ये नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, मीथेन हो गई CH4, और फिर इसके बाद आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई NO2, और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के लिए हैं, लेकिन नाइट्रोजन इससे रिलेटेड नहीं। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। समुद्री प्रदूषण जो है उसके कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? तो दोस्तों मैंग्रोव वन जो हैं वो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन जो हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं और इन्हें ज्वारी वन भी कहे जाते हैं। इसलिए जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। मैंग्रोव जो वन हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं, और यह समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानवों की रक्षा भी करते हैं। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा रोग है? 74 नंबर। तो डायरिया हो गया, अतिसार जिसको कहते हैं, ये दूषित जल के पीने से हो जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, एकदम से नहीं, पर्यावरण न्यूनतम प्रयोग भी नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों एक प्रतियोगिता होती है आपका ग्रीन ओलंपियाड। कौन सी? ग्रीन ओलंपियाड,
देखिए, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन TERI टेरी द्वारा, टेरी का फुल फॉर्म भी पूछता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, टी से द, ई से एनर्जी, रिसोर्स हो गया और आई से इंस्टीट्यूट हो गया, इसके द्वारा आयोजन इसका ग्रीन ओलंपियाड का होता है। पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून मनाया जाता है। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? परीक्षा के माध्यम से, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से, या बी नंबर? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट दोस्तों 78 नंबर में बी लगेगा। पाठ्यक्रम में बदलाव हो, शैक्षिक और रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल किया जाए तो पर्यावरण के प्रति छात्रों की जागरूकता बढ़ेगी। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण, पुरुषों का, महिलाओं का, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये अप्रोप्रिएट है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? इतिहास भी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है कि नहीं आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, लेकिन जो कॉमर्शियल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा, ये नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जाती है? तो योगा, स्वास्थ्य, संगीत, अंकों के आधार पर विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती। कौन सा एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? वनों की कटाई है भैया, भूमि अपरदन भी है, जल का विनाश भी है, दुरुपयोग, जल का संरक्षण, ये समस्या नहीं, जागरूकता है, जल का संरक्षण। कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, यही गलत है, जीवन पर्यंत ये शिक्षा प्रणाली, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। जो मछली है, मत्स्य उत्पादन, ये किससे संबंधित है? नीली क्रांति से, मत्स्य उत्पादन। कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार? तो 85 नंबर की बात करें तो धर्म पर्यावरण का एक घटक नहीं है, जबकि परिवार, भूमि, समुदाय है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी होती है? तो दोस्तों पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय। अगला है, कौन सी गैस हमें सूरज की घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? बहुत सुनहरा मस्त सा क्वेश्चन है। ओजोन परत, ओजोन गैस, O3 इसका फार्मूला होता है। ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर है, वो घातक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। देखिए, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियों की बात करें दोस्तों, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु नहीं, गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जो देखिए डेजर्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ जैसे नागफनी वगैरह ये सब पाए जाएं। स्वर्णिम रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्णिम रेशा तो दोस्तों ये कपास है जिसको स्वर्णिम रेशे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण की सीरीज चलाई जा रही है, इसका पार्ट 4 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।